एक ऐसी दुनिया जहाँ आदमियों का नामो निशान मिट चुका है। वहाँ के 99.9% मर्द गायब हो चुके हैं। सिर्फ 5 लड़के बचे और उनके कंधों पर इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी और सारी लड़कियों को संभालने की भी। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है, पता चलता है कि असली दुश्मन वायरस नहीं बल्कि इंसान खुद ही है। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें अपने मेन कैरेक्टर राइडो को दिखाया जाता है, जो कि एक बिल्कुल अकेला नॉर्मल लड़का होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राइडो अपने ऑफिस की खूबसूरत लड़की अरीसा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही टाइम से प्यार करता हूँ। फिर वो अरीसा को बताता है कि मुझे एक सेल्यूलोसिस नाम की एक खतरनाक बीमारी हो गई है और इसका इलाज होने में 5 साल लगेंगे, इसलिए डॉक्टर्स मुझे तब तक कोल्ड स्लीप में रखने वाले हैं। और ये सुनने के बाद अरीसा उदास हो जाती है। राइडो उससे कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब तुम्हें डेट के लिए पूछूंगा। उसके बाद राइडो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी बहन और भाई भी उसे हिम्मत देते हैं। जैसे वो कोल्ड चैम्बर में जाने वाला होता है, तभी अरीसा भी वहाँ पर आ जाती है। राइडो अपना पेंडेंट अरीसा को देकर कहता है कि जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक इसे संभाल कर रखना। अरीसा उससे वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी। ये सुनने के बाद राइडो चैन से कोल्ड स्लीप में चला जाता है। फिर 5 साल के बाद राइडो की आंख खुलती है और वो मीरा नाम की एक लड़की को देखता है। उसके बाद मीरा उसको हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाती है और बताती है कि पिछले कुछ सालों में एक नए वायरस की वजह से दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। वो बताती है कि ये वायरस सिर्फ मर्दों को अफेक्ट करता है और इसी वजह से दुनिया के लगभग सभी आदमी मर चुके हैं। ये सुनने के बाद राइडो को यकीन नहीं होता और वो तुरंत बाहर जाकर सब कुछ देखने लगता है। राइडो नोटिस करता है कि उसके आसपास सिर्फ लड़कियां ही नजर आ रही होती है। तभी मीरा उसको बताती है कि उसके ट्रीटमेंट की वजह से उसके अंदर इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बन चुकी है। वो ये भी बताती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही आदमी बचे हैं जो कि इस वायरस से इम्यून हुए और राइडो भी उनमें से एक है। ये सुनने के बाद राइडो काफी हैरान हो जाता है। तभी एक लड़की अचानक से राइडो की तरफ भागने लगती है, लेकिन मीरा की सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत उसे रोक देते हैं। उसके बाद मीरा राइडो को बताती है कि अब इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम आदमी बचे हैं, इसलिए अब उसे ही आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाना होगा। अगले दिन राइडो को यूनाइटेड ह्यूमंस ग्रुप्स के बारे में बताया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अभी तक उन्हें इसका वैक्सीन नहीं मिला होता। फिर मीरा बताती है कि सबसे पहले उन्हें एक ऐसा लड़का मिला था जो कोल्ड स्लीप में था और वो इस वायरस से इम्यून हुआ था, इसी वजह से उसका नाम नंबर 1 रखा गया था। उसके बाद उन्हें राइडो जैसे कुछ और लड़की मिले, जिन्हें की एक एक करके जगाया गया ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। ये सब जानने के बाद राइडो काफी हैरान हो जाता है। तभी मीरा उससे कहती है कि फिलहाल तुम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। फिर वो राइडो से कहती है कि इंसानियत को बचाने के लिए उसे अपनी आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन राइडो कहता है कि ये काम किसी दूसरे तरीके से भी हो सकता है, जिस पर मीरा बताती है कि वो तरीका पहले ट्राई किया जा चुका है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मीरा बताती है कि नंबर 1 की वजह से एक लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब पूरी दुनिया को उसके बच्चे से उम्मीद है। राइडो को अब भी ये सब मजाक ही लग रहा होता है, इसलिए मीरा उसकी बहन मिहारू को उससे मिलवाती है। अपनी बहन को देखकर राइडो को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। तभी मिहारू बताती है कि उसका भाई अब भी कोल्ड स्लीप में है। उसके बाद राइडो अरीसा के बारे में पूछता है, जिस पर मिहारू बताती है कि अरीसा पिछले 3 साल से लापता है। ये सुनते ही राइडो काफी परेशान हो जाता है और तुरंत उसे कॉल करता है, लेकिन अरीसा का फोन बंद आ रहा होता है। दूसरी तरफ मीरा अपने सीनियर को रिपोर्ट देती है, जहाँ उसे डांट पड़ती है, क्योंकि वो अभी तक राइडो को अपने मिशन के लिए मना नहीं पाई होती है। उस रात राइडो अरीसा के बारे में सोच रहा होता है। तभी मीरा उसके रूम में आती है और उसे अपने करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन राइडो को अरीसा की याद आ जाती है और वो मीरा को मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक अरीसा का कुछ पता नहीं चल जाता तब तक वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनने के बाद मीरा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राइडो को अचानक याद आता है कि उसने अरीसा को जो पेंडेंट दिया था उसकी लोकेशन अभी तक ट्रैक की जा सकती थी। अगले दिन मीरा राइडो को मनाने के लिए उसे कई लड़कियों से मिलवाती है, लेकिन राइडो किसी को भी चुनने से मना कर देता है। तभी मीरा उसे बताती है कि जो बाकी लड़के अब भी कोल्ड स्लीप में वो सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। ये सुनने के बाद राइडो को समझ में आ जाता है कि दुनिया की सिचुएशन कितनी सीरियस है। फिर वो मीरा से 1 महीने का वक्त मांगता है ताकि वो अरीसा को ढूंढ सके। वो कहता है कि अरीसा ही वो लड़की है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। मीरा उसकी बात मान लेती है, लेकिन बदले में वो राइडो से वादा करती है कि अगर 1 महीने के अंदर अरीसा नहीं मिली तो उसे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन मानना होगा। उसके बाद दूसरी तरफ हमें नंबर 1 को दिखाया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मिशन में पूरा साथ दे रहा होता है। फिर सीन वापस से राइडो की तरफ आता है, जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसको खाना बहुत ही पसंद आता है, जिस पर मीरा बताती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के बेस्ट शेफ को यहाँ पर बुलाया है। ये सुनने के बाद मिहारू थोड़ी सी जेलस हो जाती है, क्योंकि राइडो को हर तरफ से स्पेशल फैसिलिटीज मिल रही होती है। तभी राइडो नोटिस करता है कि मीरा काफी ज्यादा खाना
खाती है, जिस पर मीरा कहती है कि हेल्दी रहने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मीरा राइडो को बताती है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए अब एक नर्स और एक बॉडीगार्ड भी उसके साथ रहेंगे। ये सुनने के बाद राइडो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर अपने रूम की तरफ जाते हुए उसकी मुलाकात नंबर 1 से होती है। वो राइडो से कहता है कि इस दुनिया में उसके जैसे बहुत ही कम आदमी बचे हैं, इसलिए उससे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो राइडो से कहता है कि इस दुनिया में उनके जैसे बहुत ही कम आदमी बचे हैं, इसलिए उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही वो राइडो को ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए समझाने की भी कोशिश करता है। अगले दिन राइडो की मुलाकात नंबर 1 से होती है, लेकिन राइडो अब भी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को मानने से मना कर देता है, जिसके बाद नंबर 1 वहाँ से चला जाता है और कहता है कि वो अपना मिशन कंटिन्यू रखेगा। दूसरी तरफ राइडो सोचने लगता है कि इतनी सारी लड़कियों के साथ रहना शायद किसी भी लड़के का सपना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी अरीसा को ढूंढना था। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अंधेरे में राइडो का हाथ गलती से एक लड़की से टकरा जाता है, जिसके बाद वो लड़की अपना नाम करेन बताती है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उससे बात करने लगती है। थोड़ी देर के बाद राइडो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो अपने रूम में शुई नाम की एक लड़की को देखता है। राइडो सोचता है कि शायद से ये उसकी नर्स होगी। अगले दिन नींद पूरी ना होने की वजह से राइडो काफी थका हुआ लग रहा था। उसके बाद वो अरीसा की पुराने ऑफिस में उसके बारे में कुछ सुराग ढूंढने के लिए पहुंचता है, लेकिन तभी एक खतरनाक भालू अपने पिंजरे से बाहर निकलकर सब पर हमला कर देता है। जैसे ही वो सुई पर अटैक करने वाला होता है, राइडो तुरंत उसकी जान बचा लेता है। तभी एक ऑर्डर मिलते ही सुई पल भर में उस भालू को हरा देता है और ये देखकर राइडो काफी हैरान हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि सुई असल में उसकी नर्स नहीं बल्कि उसकी बॉडीगार्ड है। दूसरी तरफ एक रहस्यमयी लड़की दूर से ये सब देख रही होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राइडो अरीसा की ऑफिस के अंदर पहुँचता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किसी ने अरीसा के सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को चुरा लिए हैं। फिर राइडो को ये भी पता चलता है कि अरीसा इस वायरस पर रिसर्च कर रही थी। ये जानकर वो काफी हैरान हो जाता है। तभी उसकी नजर अरीसा के साथ अपनी एक पुरानी फोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब अरीसा का डॉग बीमार हुआ था तब उसका कोई इलाज नहीं था। इसी वजह से अरीसा ने डॉक्टर बनने का फैसला किया था ताकि वो ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढ सके। फ्लैशबैक में अरीसा का सपना देखकर राइडो भी डॉक्टर बनने का फैसला करता है ताकि उसकी रिसर्च में मदद कर सके। फिर सीन वापिस से प्रेजेंट में आ जाता है। राइडो मीरा से कहता है कि सिर्फ उसके भरोसे पूरी दुनिया को बचाना मुश्किल है, इसलिए वो फैसला करता है कि इस वायरस का इलाज ढूंढना पड़ेगा ताकि कोल्ड स्लीप में सो रहे बाकी सभी आदमी भी वापस आ सके। कुछ दिनों के बाद राइडो लाइव टीवी पर आकर अपनी पूरी दुनिया के सामने पहचान बता देता है। साथ ही वो अनाउंस करता है कि अब इस वायरस का कोड ढूंढने की कोशिश करेगा। ये ब्रॉडकास्ट को देखकर अरीसा को भी पता चल जाता है कि राइडो अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ मिहारू राइडो को डांटती है। वो कहती है कि अब पूरी दुनिया की नजर तुम पर है, इसलिए तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन राइडो कहता है कि उसने ये सब दुनिया को बचाने के लिए किया है। ये सुनने के बाद मिहारू उसे आराम करने के लिए कहती है। उसके बाद राइडो को अरीसा का पुराना टेडी बियर मिलता है, जिसके अंदर उसे अरीसा की स्मार्ट रिंग छुपी हुई मिलती है। फिर राइडो उस रिंग को एक्टिवेट करता है, जहाँ अरीसा का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में अरीसा बताती है कि ये वायरस नेचुरल नहीं है बल्कि किसी ने जानबूझकर बनाया है। इसी वजह से वो किसी और पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। ये सब सुनकर राइडो काफी हैरान हो जाता है। साथ ही वो अरीसा को रोते हुए देखकर इमोशनल भी हो जाता है। उसके बाद राइडो बाहर मीरा के साथ वॉक पर निकलता है। रास्ते में मीरा उसे उस दिन की घटना के लिए माफी मांगती है, लेकिन राइडो कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि सुई ने उसकी जान बचा ली थी। फिर राइडो मीरा से पूछता है कि क्या मेरी वजह से तुम्हें परेशानी होती है, जिस पर मीरा मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। दूसरी तरफ यूनाइटेड ह्यूमंस ऑर्गेनाइजेशन के सभी बड़े ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ वो राइडो के हाल ही के एक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। साथ ही वो नंबर 1 की भी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के मिशन में वो लगातार अपना योगदान दे रहा होता है। उसके बाद सभी लोग हीनो की असिस्टेंट की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया था। लेकिन दूसरी तरफ वो मीरा को डांटते हैं क्योंकि राइडो से उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो अपने प्लान के अगले फेज को शुरू करने के लिए नंबर 3 को उसकी कोल्ड स्लीप से जगाने का फैसला करते हैं। उसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोई नाम का एक लड़का स्कूल में पढ़ता था, जिसे टाका मेत्सु रोज बुली करता था क्योंकि उसके व्हाइट बाल दूसरों से अलग थे। एक दिन टाका मेत्सु उसको जबरदस्ती अपनी फेवरेट म्यूजिक स्टार के सामने गंदा काम करने के लिए कहता है, लेकिन डोई मना कर देता है। ये देखकर टाका मेत्सु गुस्से में ही उसके ऊपर बाथरूम में ही पेशाब कर देता है, जिसकी वजह से डोई बहुत ही उदास हो जाता है और क्लास की तरफ जाते हुए उन सभी लोगों को कोसने लगता है जो कि हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके इकलौते दोस्त से होती है, लेकिन वो भी उसको पहचानने से मना कर देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ये देखकर डोई को याद आता है कि दोनों एक ही म्यूजिक आर्टिस्ट के फैन होने की वजह से दोस्त बने थे। एक बार डोई ने ताकामित्सु से अपने दोस्त को बचाया भी था, लेकिन उसके बाद भी उसका दोस्त शर्म की वजह से उससे बात तक नहीं करता।
ये बात डोई के दिल को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देती है। तभी उसकी म्यूजिक टीचर यूजू उसको पियानो बजाते हुए देखती है और पूछती है कि वो कितना उदास क्यों रहता है, जिस पर डोई बताता है कि सब लोग उसके व्हाइट बालों की वजह से उसको बहुत ही बुली करते हैं। ये सुनने के बाद यूजू उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसको पीछे से हक कर लेती है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि डोई को बहुत ही तेज बुखार है, इसलिए उसको हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए कहती है। स्कूल के बाद डोई हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी बॉडी में सेलुलर वायरस आ चुका है। जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक उसको कम से कम 5 साल के लिए कोल्ड स्लीप में रहना पड़ेगा। अगले दिन यूजू सभी स्टूडेंट्स को डोई की कंडीशन बताती है, लेकिन किसी को भी उसकी परवाह नहीं होती। ये देखकर यूजी को भी बहुत ही बुरा लगता है। स्कूल के बाद डोई घर जा रहा होता है, तभी वो देखते है कि टाकामित्सु एक कोने में अपनी गर्लफ्रेंड अरिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टाकामित्सु की नजर डोई पर पड़ जाती है और उसके ऊपर अटैक करके कहता है कि वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में मरने वाले हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। डोई उठते ही सोचता है कि आखिर टाकामित्सु जैसे बुरे इंसान को जीने का मौका क्यों मिला, जबकि उसको मरना ही पड़ रहा है। कुछ दिनों के बाद डोई हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसको कोल्ड स्लीप चैम्बर में सुला देते हैं और वो पूरे 5 साल तक सोता रहता है। उसके बाद प्रेजेंट में डोई की आंखें खुलती है, जहाँ पर करेन नाम की असिस्टेंट उसका स्वागत करती है। करेन उसको बताते है कि अब वो दोबारा से अपनी हाई स्कूल लाइफ जीने वाला है और इस बार उसकी जिंदगी में पहले से भी ज्यादा मजेदार चीजें होने वाली है। उसके बाद करेन पूरा दिन डोई को पिछले 5 साल में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताती है और फिर उसको उसका ड्रॉम रूम भी दिखा देती है, ताकि अगले दिन वो आराम से स्कूल जा सके। इतनी सारी बातें जानने के बाद डोई को थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसके पिता अब भी जिंदा है, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता होता है कि उसकी माँ और बहन सेफ है या नहीं। अगले दिन करेन स्कूल में सभी स्टूडेंट्स के सामने डोई को एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाती है। ये देखकर डोई को लगता है कि शायद से उसको पहले की तरह फिर से बुली किया जाएगा, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो नोटिस करता है कि जो लोग पहले उसको परेशान किया करते थे उनमें से ज्यादातर या तो मर चुके या फिर गायब हो चुके हैं। ये देखकर डोई चैन की सांस लेता है। हालांकि उसको एक और बहुत ही बड़ी बात अजीब लगती है, क्योंकि जहाँ पर वो देखता है उसको सिर्फ लड़कियां ही नजर आती है। क्लास खत्म होने के बाद करेन उसको म्यूजिक रूम लेकर जाती है, जहाँ यूजी को वो देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अब भी वहीं पर होती है। डोई को देखते ही यूजी खुशी से उसको हग कर लेती है। तभी करेन इशारे से यूजी को याद दिलाती है कि डोई ने इतनी बड़ी बीमारी को हरा दिया, इसलिए उसको कोई खास रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इतना कहने के बाद करेन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यूजू डोई से पूछती है कि क्या वो रात को फ्री होगा, क्योंकि उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद डोई ग्राउंड में अकेला बैठा इस बारे में सोच रहा होता है। तभी करेन वहाँ पर आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बाकी सभी लड़कियां ग्राउंड में और तुम यहाँ पर अकेले बैठे हो, जिस पर डोई कहता है कि उसको अकेले बैठना ही पसंद है, लेकिन करेन उसकी बात नहीं सुनती और अलग अलग लड़कियों की तरफ इशारा करके कहती है कि शायद से इनमें से कोई तुम्हें पसंद आ जाए, पर डोई किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ये देखकर करेन उससे कहती है कि उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ कर ही रहेगी। शाम होते ही डोई यूजी से मिलने के लिए उसके रूम में पहुंच जाता है, लेकिन रूम के अंदर जाते ही वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि यूजू बहुत ही हल्का नाइट ड्रेस पहनी हुई होती है। डोई को हैरान देखकर यूजी उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने ऐसे कपड़े बस आराम करने के लिए पहने, लेकिन डोई का ध्यान उसकी बातों पर कम और उसको देखने में ज्यादा होता है। तभी यूजी उससे पूछती है कि आखिर उसके बारे में क्या सोचता है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर डोई उसे कहता है कि वो उसको पसंद करता है। ये देखने के बाद यूजू रूम की लाइट को डिम कर देती है और उसके सामने करीब आ जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे की और करीब आ जाते हैं और काफी वक्त एक साथ बिताते हैं। दूसरी तरफ करेन बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुनकर मुस्कुराती है, क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो चुका होता है। अगले दिन क्लास में डोई बार बार पिछली रात के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसकी बगल में बैठी नात्सु उससे पूछती है कि वो इतना क्या सोच रहा है। वो मजाक में कहती है कि शायद से तुम किसी को पसंद करने लगे हो, लेकिन डोई तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो बस अपने फेवरेट सॉन्ग के बारे में ही सोच रहा था। और हैरानी की बात ये होती है कि नात्सु को भी यही सॉन्ग पसंद होता है और वो डोई से उसके बारे में बात करने वाली होती है। लेकिन तभी हियागी नाम की एक और लड़की डोई से बात करना शुरू कर देती है। ये देखकर नात्सु को थोड़ी सी जेलसी होने लगती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसी दिन दोपहर में डोई वॉलीबॉल कोर्ट की तरफ जाता है, जहाँ पर उनकी क्लास की रैन नाम की एक लड़की अकीरा को चैलेंज करती है, क्योंकि अकीरा वॉलीबॉल में काफी अच्छी होती है। मैच शुरू होते ही अकीरा जोर से बॉल को हिट करती है, जो पहले रैन को लगती है और फिर सीधा डोई के ऊपर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से डोई नीचे गिर जाता है। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां तुरंत डोई के पास आ जाती है और उसका हाल पूछने लगती है। दूसरी तरफ अकीरा भी तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है और बार बार उससे माफी मांगने लगती है। डोई उससे कहता है कि ये सब गलती से हुआ है और उसको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अकीरा फिर भी कहती है कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी गलती जरूर सुधार लेगी। शाम के समय यूजू डोई से मिलती है और उसके सिर पर लगी चोट को देख लेती है, जिसके बाद वो प्यार से उसके माथे पर किस
करती है और कहती है कि अब दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद यूजू डोई से पूछती है कि क्या उसको पिछली रात अच्छी लगी थी, जिस पर डोई कहता है कि उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी रात थी और वो ऐसे और भी पल उसके साथ बिताना चाहता है। ये सुनने के बाद यूजू बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा वक्त बिताते हैं और उनके बीच की नजदीकियां और बढ़ने लगती है। धीरे धीरे डोई यूजू को लेकर इतना सीरियस हो जाता है कि जब भी दोनों मिलते हैं सारा वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताने लगते हैं। एक दिन सुबह डोई की आंख खुलती है तो यूजू उसको प्यार से किस करने जाती है। जब डोई को पता चलता है कि आज उसको स्कूल नहीं जाना है तो वो पूरा दिन यूजी के साथ ही बिताने लगता है। यूजू भी उसकी बात को मान लेती है और दोनों साथ में अपना वक्त एंजॉय करते हैं। अगले दिन करेन डोई को जबरदस्ती स्विमिंग पूल में सभी लड़कियों के साथ एक्सरसाइज करने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर के बाद सभी लड़कियां ये कंपटीशन करने लगती है कि सबसे तेज स्विमिंग कौन करेगा। तभी अकीरा डोई के पास आती है और उस दिन गलती से बॉल लगने के लिए माफी मांगती है। डोई उससे कहता है कि उसने उस बात को कब का भुला दिया है और उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी रैन वहाँ पर आ जाती है और मजाक मजाक में अकीरा को परेशान करने लगती है। ये सब देखकर डोई बहुत ही शर्मा जाता है क्योंकि इतने सालों के बाद उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। अकीरा को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत रैन को उठाकर स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम डोई को उसके ड्रोम में देखते हैं। तभी नासु वहाँ पर आ जाती है और डोई उसको रूम के अंदर आने देता है। फिर नासु उसको बताती है कि कुछ दिनों के लिए उसके साथ इसी रूम में रहने वाली है। ये सुनते ही डोई बहुत ही हैरान हो जाता है और तुरंत करेन को फोन करके इसका रीजन पूछता है, जिस पर करेन बहाना बनाते हुए कहती है कि नासु के रूम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन डोई तुरंत समझ जाता है कि करेन झूठ बोल रही है क्योंकि उसको याद आ जाता है कि स्विमिंग पूल में सभी लड़कियां इसी बात को कंपटीशन कर रही होती है कि डोई के साथ कौन रहेगी। आखिर में करेन सच बता देती है और कहती है कि इस हफ्ते नासु उसके साथ रहेगी और हर अगले हफ्ते कोई न कोई दूसरी लड़की उसके रूम में आएगी। ये सुनकर डोई पहले तो मना करने की कोशिश करता है लेकिन नासु उसको बताती है कि उसको अकेले सोने की आदत नहीं है और इसलिए उसके साथ रहना चाहती है। अगले दिन सुबह डोई की आंख खुलती है और वो देखता है कि नासु पहले से ही जाग चुकी है। डोई को भी पूरी रात नींद नहीं आई होती है और वो सोचने लगता है कि हर हफ्ते अलग लड़की के साथ रहना कितना अजीब होगा, जबकि वो हर रात यूजी से मिलना चाहता था। स्कूल जाने की तैयारी करने के बाद डोई देखता है कि नासु अब भी रेडी नहीं हुई। स्कूल जाने की तैयारी करने के बाद डोई देखता है कि नासु अब भी रेडी नहीं हुई है, जिस पर उसे जल्दी करने के लिए कहता है। तभी नासु उससे कहती है कि उसको कपड़े बदलने में उसकी मदद चाहिए क्योंकि उसको मेड या अपनी रूममेट की मदद के बिना रेडी होने की आदत नहीं है। ये सुनकर डोई बहुत ही हैरान हो जाता है लेकिन आखिर में उसकी मदद करने के लिए मान ही जाता है। साथ ही वो बार बार खुद को शांत करने की कोशिश करता है ताकि उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। स्कूल पहुंचने के बाद डोई करेन को ये सारी बात बता देता है लेकिन करेन आराम से कहती है कि अगर जरूरत पड़े तो बाथरूम में भी नासु की मदद कर देना। ये सुनते ही डोई के मुंह में जो भी पानी होता है वो सीधा करेन के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से करेन सफाई करने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसी दिन शाम को डोई यूजी से फोन पर बात करता है और उसको नासु के बारे में सब कुछ बता देता है। उसके बाद वो यूजी से पूछता है कि क्या वो आज रात उसके साथ रह सकता है, लेकिन यूजू मना कर देती है। ये सुनकर डोई को लगता है कि शायद यूजी उससे दूर रहना चाहती है, लेकिन यूजू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। डोई समझ जाता है कि यूजू ऐसा इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि अब उसके आसपास और भी लड़कियां रहती है। फिर यूजू उससे कहती है कि उसको बाकी सभी लड़कियों के साथ भी अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन डोई कहता है कि उसको सिर्फ यूजू ही पसंद है, जिस पर यूजू कहती है कि अगर वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी तो बाकी लड़कियां उससे नाराज हो जाएगी। कॉल खत्म होने के बाद डोई सोचने लगता है कि क्या सच में इतनी सारी लड़कियां उसको पसंद करती है। रात को भी उसकी दिमाग में यही बात चल रही होती है कि क्या नासु भी उसको पसंद करती है। तभी नासु अचानक से उसके बेड पर आ जाती है और कहती है कि वो किसी के साथ बेड शेयर किए बिना नहीं सो पाती। डोई पहले तो हैरान होता है लेकिन फिर उसको अपने साथ सोने देता है। थोड़ी देर के बाद नासु उसको बताती है कि उसके पिता उसके साथ ही अपने से लगभग 20 साल के बड़े आदमी से करवाना चाहते थे, लेकिन वायरस आने के बाद से सब कुछ बदल गया और उसकी वो शादी कभी पूरी नहीं हो पाई। अंदर ही अंदर नात्सु खुश होती है कि वायरस की वजह से दुनिया बदल गई है और डोई से कहती है कि इसी वजह से आज वो उसके साथ रह पा रही है। साथ ही वो ये भी बताती है कि जब उसने पहली बार डोई को देखा था तभी से उसे पसंद करने लगी थी। ये सुनने के बाद डोई भी कहता है कि उसको भी खुशी हुई कि दुनिया आज भी इस मोड़ पर आ चुकी है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और काफी देर तक टाइम बिताते हैं। सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ यूनाइटेड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन राइडो के ऊपर एक रियलिटी शो टेलीकास्ट करती है, जिसमें राइडो की कोड स्लिप से
जागने के बाद की पूरी जर्नी दिखाई जाती है। ये शो दुनिया भर की ज्यादातर औरतें देखती है और सभी लोग राइडो में काफी इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन राइडो किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देता। तभी मीरा उसको बताते है कि मिहारू आजकल स्लम एरिया में बहुत ही ज्यादा जा रही है और अगर लोगों को पता चल गया कि वो राइडो की बहन है तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ये सुनने के बाद राइडो फैसला करता है कि वो खुद मिहारू से बात करेगा, लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है तो मीरा किसी बात को लेकर काफी परेशान नजर आती है। दूसरी तरफ डोई की सुबह होती है और नात्सु को देखकर उसके साथ कुछ प्यारे पल बिताता है। तभी नात्सु उदास हो जाती है क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही उसको डोई का रूम छोड़ना पड़ेगा। इधर राइडो मिहारू से मिलने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात हिनो से होती है, जहाँ हिनो उसको बताता है कि वो जल्दी पिता बनने वाला है। उस दिन स्कूल में डोई की मुलाकात यूजू से होती है। वो उससे कहता है कि आजकल उससे पहले की तरह नहीं मिल पा रहा है। अंदर ही अंदर डोई को नात्सु के साथ रहने की वजह से गिल्ट भी हो रहा होता है। वो यूजू को सब कुछ सच बताने वाला होता है, लेकिन यूजू उसको बीच में ही रोक देती है और कहती है कि उसको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि डोई सिर्फ उसका नहीं बल्कि स्कूल की सभी लड़कियों का है। ये सुनकर डोई बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे इसका रीजन पूछता है, लेकिन यूजू कुछ बताने की जगह पर रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद डोई करेन से मिलता है और उसको बताता है कि कोल्ड स्लीप से जागने के बाद उसको बहुत ही अजीब अजीब नोटिस हो रही है। वो कहता है कि पहले उसको बताया गया था कि इस दुनिया में सिर्फ वही एक एक्टिव आदमी है, इसलिए अब वो करेन से पूछते है कि क्या ये बात सच है। करेन जवाब नहीं दे पाती, लेकिन उसकी बातों से डोई को अंदाजा हो जाता है कि उसके अलावा भी कुछ और एक्टिव आदमी मौजूद है। इसके बाद डोई करेन से पूछता है कि क्या ये स्कूल सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है, क्योंकि उसको लगने लगा था कि यूनाइटेड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वायरस से जुड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती है। साथ ही वो ये भी कहता है कि स्कूल की लड़कियों को जबरदस्ती उसके पास भेजना बिल्कुल गलत है और उन्हें इन सब में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन करेन उसकी बातों को बीच में ही काट देती है और उसको क्लास में चलने के लिए कहती है। क्लास में पहुंचने के बाद करेन उसको एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर डोई पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो बताते है कि ये पूरा स्कूल सिर्फ उसी के लिए बनाया गया था। करेन डोई को बताती है कि ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि यूनाइटेड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ये जान सके कि क्या उसके बच्चों के अंदर भी वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी होगी या नहीं। उसके बाद वो बताती है कि स्कूल की कोई भी लड़की यहाँ पर जबरदस्ती नहीं लेकर रखी गई है, बल्कि सभी लड़की अपनी मर्जी से यहाँ पर हैं, क्योंकि वो डोई को पसंद करती है और उसके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहती है। ये सुनकर डोई को यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी करेन सभी लड़कियों को कहती है कि अगर डोई को भरोसा नहीं है तो खुद अपनी फीलिंग उसको बता दे। ये सुनते ही क्लास की सभी लड़कियां बिना हिचकिचाए डोई के सामने अपनी बात रख देती है। ये देखकर डोई पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ राइडो वायरस का वैक्सीन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिलती। तभी उसको याद आता है कि मीरा ने उसको सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया था, जिसकी वजह से राइडो सोचने लगता है कि शायद से अब उसको अपना फैसला बदल लेना चाहिए। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त उसकी टक्कर मारिया नाम की एक और लड़की से हो जाती है, जिसकी वजह से मारिया शर्मा जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रे नाम की एक और लड़की दूर से ये सब देख रही होती है और वो राइडो का पीछा करना शुरू कर देती है। रास्ते में कुछ लड़कियां राइडो से ऑटोग्राफ लेने लगती है, लेकिन रे उन सभी को वहाँ से भगा देती है और कहती है कि राइडो लड़कियों को सिर्फ एक टूल की तरह ही देखता है। राइडो को समझ में नहीं आता कि रे उसे इतना नफरत क्यों करती है। तभी मीरा उसको फोन करके प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाती है। कुछ ही देर के बाद राइडो यूनाइटेड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के जापान ब्रांच के डायरेक्टर्स के सामने पहुंच जाता है। वो सबसे पहले पूछता है कि मीरा अब उसकी असिस्टेंट क्यों नहीं है, लेकिन उसके जवाब देने की जगह पर डायरेक्टर्स उसको 2 नई असिस्टेंट से मिलवाते हैं, जिसका नाम मारिया और रे होता है। वो बताते हैं कि मारिया एक बायो साइंटिस्ट है जो कि वैक्सीन रिसर्च में राइडो की मदद करेगी, जबकि रे उसके पब्लिक काम को संभालेगी। ये सब सुनने के बाद मीरा चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर राइडो डायरेक्टर से पूछता है कि आखिर मीरा को उसके काम से क्यों हटा दिया गया। तभी सू नाम की डायरेक्टर मजाक में कहती है कि अगर तुम्हें मीरा इतनी पसंद है तो उसके साथ रिलेशनशिप बना लो, लेकिन राइडो तुरंत मना कर देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद रे राइडो को ही मीरा की जॉब जाने का जिम्मेदार मानने लगता है। उसको लगता है कि राइडो किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता और इसी वजह से ये सब हुआ है। इसलिए रे फैसला करती है कि जब तक राइडो अपना फैसला नहीं बदल लेता तब तक उसको बाहर अकेले नहीं जाने देगी। दूसरी तरफ रे की मुलाकात मीरा से होती है। दोनों पहले से एक दूसरे को जानती थी, लेकिन मीरा उससे सिर्फ इतना कहती है कि अब से वो राइडो का ख्याल रखेगी। ये सुनकर रे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसको अब भी लगता है कि राइडो लड़कियों की फीलिंग की कोई कदर नहीं करता। लेकिन मीरा उसको समझाती है कि राइडो असल में बहुत ही अच्छा इंसान है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राइडो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। तभी वो मारिया से पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर मारिया बताती है कि वो काइमन सिटी जा रहे हैं, जहाँ पर वायरस रिसर्च से जुड़े एक बहुत ही खतरनाक इम्पोर्टेंट इंसान से मुलाकात होने वाली है। ये सुनकर राइडो बहुत ही हैरान हो जाता है और उसकी बात सुनते वक्त मारिया से गलती से जोश गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उसे साफ करने के लिए वहाँ से चली
जाती है। उसके बाद मारिया वापस आती है और राइडो उससे कहता है कि उसकी वजह से वो डर गई थी, इसलिए उसको माफ कर दे। जिस पर मारिया भी उससे माफी मांगती है और बताती है कि उसको मर्दों से बात करने की आदत नहीं है। लेकिन जैसे ही राइडो वायरस के बारे में पूछता है तो मारिया उसे खुलकर बात करने लगती है। तभी राइडो को आयरिस की कही हुई बात याद आती है और मारिया से पूछता है कि क्या ये वायरस किसी इंसान ने बनाया हो सकता है। ये सुनने के बाद मारिया भी इस बात पर सोचने लगती है। वो बताती है कि कायमन सिटी वही जगह है जहाँ से इस वायरस का सबसे बड़ा पहला केस सामने आया था। कुछ देर के बाद सभी लोग कायमन सिटी पहुँच जाते हैं। लंबे सफर की वजह से राइडो काफी देर तक थक चुका होता है, इसलिए हॉट स्प्रिंग में नहाने चला जाता है। लेकिन तभी बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती है। ये देखकर राइडो बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उसको रोक लेती है और कहती है कि सभी लड़कियों की बैग साफ करने में उनकी मदद करो। मजबूरन राइडो को भी उनकी बात माननी पड़ती है। सबसे पहले वो सुई की मदद करता है और सब कुछ आराम से हो जाता है। उसके बाद काना की बारी आती है और वो राइडो से मसाज करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से राइडो काफी शर्मा जाता है। फिर भी उसकी बात मानकर मसाज करना शुरू कर देता है, लेकिन इसी दौरान उससे गलती हो जाती है, जिसके बाद वो बिना कुछ कहे तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन राइडो सभी लड़कियों के साथ हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उनकी मुलाकात टानागुची नाम की एक बुजुर्ग औरत से होती है। उसका पति ही इस वायरस से इन्फेक्टेड होने वाला सबसे पहला इंसान था। जैसे ही टानागुची उन सभी को देखती है, वो समझ जाती है कि ये सभी लोग उसके पति के बारे में पूछने के लिए आए हैं, लेकिन वो कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है, क्योंकि उसके पति की मौत के बाद साइंटिस्ट ने उसकी बॉडी पर बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये सुनने के बाद राइडो उससे पूछता है कि वो क्या करे ताकि वो सच बता दे, लेकिन टानागुची कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और सभी को वहाँ से चलने के लिए कहती है। लेकिन उसी रात वो चुपके से ओरिसा को फोन करके बताती है कि राव उससे मिलने के लिए आया था। अगले दिन राइडो एक बार फिर से टानागुची से मिलने पहुँचता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मरने से पहले उसका पति क्या कर रहा था और बस इतना ही बता दे। लेकिन टानागुची फिर भी कुछ नहीं बताती, बल्कि वो राइडो से कहती है कि उसको इन सब बातों से छोड़कर अपनी जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। तभी रे उसको बताती है कि कोल्ड स्लीप से जागने के बाद राइडो किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रहा है। ये सुनने के बाद टानागुची राइडो को अलग से बात करने के लिए बुलाती है। फिर वो उससे पूछती है कि आखिर इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी वो बाकी मर्दों की तरह अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है। उसके बाद राइडो, एनी, सुई और रे एक साथ एक अंडरग्राउंड रिसर्च लैब में आ जाते हैं, जहाँ उसको पता चलता है कि एनी काफी टाइम से इसी सीक्रेट लैब में वायरस पर रिसर्च कर रही है। एनी राइडो को बताती है कि इस लैब के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। साथ ही उसको वार्निंग भी देती है कि डायरेक्टर्स और रे पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि उनका असली मकसद सिर्फ देश पर कंट्रोल बनाना है। कुछ देर के बाद राइडो सिटी में लोगों के बीच खाना बांटने के लिए निकलता है। उसको खाते ही बहुत ही सारी लड़कियां खुश हो जाती है और उसके पास आने लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना था कि यूनाइटेड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन राइडो का यूज करके लोगों को कंट्रोल कर रही है। दूसरी तरफ रे की नजर एक बिल्डिंग की छत पर पड़ती है, जहाँ एक स्नाइपर छुपकर राइडो को निशाना बना रहा होता है। जैसे ही वो स्नाइपर गोली चलाने वाली होती है, तभी रैनी वहाँ पर पहुँच जाती है और उस स्नाइपर को गोली मार देती है। उसके बाद रैनी रे से माफी मांगती है, क्योंकि उस स्नाइपर को जिंदा नहीं पकड़ पाई। फिर वो रे को बताती है कि उसके लोग आसपास की हर जगह पर नजर रखे हुए हैं। बातों बातों में रैनी रे से पूछती है कि क्या वो राइडो को पसंद करने लगी है, लेकिन रे तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ इसलिए राइडो को हिफाजत कर रही है, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो मीरा को बहुत ही दुख होगा। दूसरी तरफ हिनो माहो के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी राइडो उन दोनों को देखकर जेलस फील करने लगती है। हिनो माहो को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन माहो उसको बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से हिनो काफी उदास हो जाती है। अगले दिन भी उसका मूड ठीक नहीं होता। ये देख कर हिना उससे पूछती है कि क्या वो माहो को पसंद करती है, लेकिन हिनो इस बात को मना कर देता है। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड लैब में राइडो को पता चलता है कि अमेरिका में रिसर्च करने वाले एनी की सभी के साथ एक हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर राइडो बहुत ही हैरान हो जाता है और उसको शक होने लगता है कि शायद से वही हॉस्पिटल वायरस बनाने की असली जगह है। रात को डोई अपने बेड पर लेटा हुआ यही सोच रहा होता है कि आखिर स्कूल की सभी लड़कियां उसी में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती है। तभी नासु उठकर उसके पास आ जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि रूममेट के रूप में उसके पास अब बहुत ही कम वक्त बचा है। लेकिन डोई उससे कहता है कि आज उसका मन नहीं है, और ये सुनकर नात्सु उससे माफी मांग लेती है। उसके बाद डोई थोड़ी सी फ्रेश हवा लेने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन करेन उसको देख लेती है और मजाक में कहती है कि सिक्योरिटी की वजह से उसको स्कूल के बाहर जाने की परमिशन नहीं है। अगले दिन करेन सभी लड़कियों को एक बॉक्स में एक चिट निकालने के लिए कहती है। वो बताती है कि जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो अगला पूरा हफ्ता डोई के साथ रह पाएगी। सबसे पहले रैन अपनी चिट को निकालती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है और वो हार जाती है। उसके बाद हियागी भी अपनी चिट को निकालती है, लेकिन उसकी भी कोई सक्सेस नहीं होती। डोई ये सब देखकर सोचने लगता है कि जो लड़का पहले स्कूल में रोज बुली होता था, आज वो इतना ज्यादा बदल चुका है कि लड़कियां उसके साथ रहने के लिए आपस में कंपटीशन कर रही है। तभी यानोगी नाम की एक लड़की कॉन्टेस्ट जीत जाती है। ये देखकर डोई बहुत ही खुश नहीं होता, क्योंकि
क्योंकि उसको यूनागी का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं होता। कुछ देर के बाद डोई बाथरूम में आराम करने के लिए जाता है, लेकिन तभी यूनागी वहीं पर आ जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। ये देखकर डोई को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब स्कूल में सब लोग उसको परेशान किया करते थे। इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो टीचर्स ऑफिस में चला जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर वो पहले भी बुली होने के बाद अकेला बैठ जाया करता था। तभी हियागी वहाँ पर आ जाती है और डोई से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। फिर उसको समझ में आता है कि ये जगह डोई के लिए कितनी खास है। हियागी बताती है कि उसने पहले भी डोई की बॉडी पर चोट के निशान देखे थे। तभी उसको समझ में आया था कि डोई भी कभी बुली का शिकार हुआ करता था। तभी बाद में हियागी बताती है कि उसके साथ भी पहले ऐसा ही होता था। ये सुनकर डोई को लगता है कि दोनों एक जैसे तकलीफ से गुजरे हैं। इसी वजह से वो हियागी के सामने खुलकर बात करने लगता है। हियागी उसे अपनी पुरानी चोट के निशान दिखाने के लिए कहती है। जब डोई उस निशान को दिखाता है तो हियागी उसको प्यार से हिम्मत देती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और काफी वक्त साथ में गुजारते हैं। कुछ देर के बाद डोई हियागी को लेकर अपने ड्रोम रूम की तरफ चला जाता है, लेकिन रूम के अंदर पहुंचते ही वो देखते हैं कि हियागी पहले से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रही होती है। हियागी को डोई के साथ देखकर यूनागी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि कॉन्टेस्ट उसने जीता था, इसलिए सबसे पहला हक उसी का बनता है। लेकिन हियागी कहती है कि फैसला सिर्फ डोई ही करेगा, वो किसके साथ रहना चाहता है। दोनों की बातें सुनकर हियागी को समझ में आ जाता है कि डोई और हियागी पहले से एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और दोनों ही डोई के साथ रहना चाहती थी। ये सब देखकर डोई पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि दो लड़कियां उसके लिए आपस में लड़ रही है। इसी वजह से वो चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो यूजू को फोन करता है, लेकिन यूजू उसका फोन रिसीव नहीं करती, जिसकी वजह से डोई सोचने लगता है कि शायद से यूजू उसे इसलिए दूर रह रही है क्योंकि वो दूसरी लड़कियों के साथ भी वक्त बिता रहा है। तभी अकीरा भी वहाँ पर आ जाती है और डोई के पास बैठ जाती है। वो उससे पूछती है कि यूनुगी के साथ रूममेट बनकर रहना कैसा लग रहा है, जिस पर डोई कहता है कि उसकी यूनुगी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। उसके बाद गलती से डोई की नजर अकीरा पर पड़ जाती है, जो कि अब भी थोड़ी देर पहले रनिंग करके आई होती है। लेकिन जैसे ही अकीरा उसकी तरफ देखती है, डोई तुरंत अपनी नजर हटा लेता है। फिर अकीरा उससे उसके सर की चोट के बारे में पूछती है, जिस पर डोई झूठ बोल देता है कि उसको अब भी दर्द हो रहा है। ये सुनकर अकीरा फिर से उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसकी गलती की भरपाई करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। डोई उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डोई अकीरा से माफी मांगने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन अकीरा उससे कहती है कि अगर उसकी मदद से रूम की सफाई कर दे तो वही उसके लिए काफी होगा। डोई उसकी बात को मान लेता है, लेकिन जैसे वो रूम के अंदर जाता है अकीरा दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो डोई से अपने दिल की बात बताती है और कहती है कि वो उसको बहुत ही पसंद करती है। दूसरी तरफ नात्सु दरवाजे के बाहर खड़ी ये सब सुन लेती है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि शायद से वो डोई को धीरे धीरे खो रही है। कुछ देर के बाद अकीरा डोई से माफी मांगती है और कहती है कि शायद से उसने जल्दबाजी कर दी, लेकिन डोई उससे कहता है कि उसको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। शाम को यानोगी फिर से डोई के रूम में आती है, लेकिन इस बार डोई उसको वापस भेज देता है और काफी दिनों के बाद अकेले आराम से सोता है। अगले दिन करेन एक नया रूल बनाती है। वो कहती है कि ग्रेजुएशन तक हर दिन एक अलग लड़की डोई के साथ टाइम स्पेंड करेगी। सबसे पहले वो यानोगी का नाम लेती है, फिर करेन उसे डोई को गुड मॉर्निंग किस देने के लिए कहती है। ये सुनकर डोई बहुत ही शर्मा जाता है, क्योंकि उसको सबके सामने ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए करेन बाकी सभी लड़कियों को दूसरी तरफ देखने के लिए कह देती है, जिसके बाद डोई मजबूरी में यूनोगी को गुड मॉर्निंग किस दे देता है, लेकिन शर्म के मारे वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और उसको फिर से चोट लग जाती है। ये देखकर करेन उसको नर्स के पास ले जाती है। नर्स ध्यान से उसका चेकअप करती है। चेकअप के बाद डोई रूम में आराम करने लगता है। तभी करेन नात्सु, यागी और अकीरा को लेकर वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि डोई को अब आराम करने की जरूरत है। उसके बाद करेन वहाँ से चली जाती है। फिर तीनों लड़कियां मिलकर डोई का ख्याल रखने लगती है। उसकी केयर को देखकर डोई भी काफी अच्छा फील कर रहा था और इसी तरीके से उनके बीच का रिश्ता पहले से और भी मजबूत हो जाता है। दूसरी तरफ करेन स्क्रीन के थ्रू सब कुछ देख रही होती है और वो होसा नाम की एक लड़की की बात कर रही होती है। अगले दिन रैन एक केमिकल बना रही होती है ताकि डोई उससे प्यार करने लगे, लेकिन डोई के आते ही वो चुप हो जाती है। फिर रैन डोई के साथ पूरा वीक बिताने की बात करती है, जिसे सुनने के बाद डोई उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे अंदर क्या पसंद है, जिस पर रैन बताती है कि तुम बहुत ही केयरिंग हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद डोई उसकी बात की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल भी फ्लैट हो। ये सुनने के बाद रैन कहती है कि मेरे नेचर बहुत ही अच्छा है, लेकिन डोई उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद रैन वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अगली बार मैं पहले से अलग दिखूंगी। उसी समय करेन डोई को बताती है कि फैमिली की वजह से यूजू का दूसरा स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। ये सुनने के बाद डोई बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जब करेन कहती है कि तुम 1 साल तक यूजू से नहीं मिल पाओगे, तब उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर डोई करेन से कहता है कि यूजू को वापस लेकर आओ, क्योंकि तुमने ही कहा था कि मैं जिस लड़की को चाहूंगा तुम उसे मेरे पास लाओगी। लेकिन करेन
करेन मना कर देती है। इसके बाद करेन उसके लिए कई लड़कियों को भेजने की बात करती है, लेकिन डोई मना कर देता है और कहता है कि आज वो अकेला ही सोना चाहता है। लेकिन अगले दिन करेन होसा को न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। होसा को देखते ही डोई बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी क्लासमेट होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होसा स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। क्लास के लगभग सभी लड़के उसके दीवाने थे और ये बात डोई को भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन जब टाकामित्सु डोई को सबके सामने मार रहा होता है तो होसा वहाँ पर आती है, लेकिन मदद करने की जगह पर वो आराम से लंच करती रहती है और डोई को पिटते हुए देखती रहती है। अब प्रेजेंट में डोई को ये सब याद आ जाता है। तभी होसा उसके पास आती है और उसकी मदद मांगती है। सबसे पहले डोई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें स्कूल के रूल्स बता दिए गए हैं, जिस पर होसा हाँ कह देती है। फिर डोई मजाक में उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो अपने कपड़े उतार दो। होसा उसकी बात सुनकर बहुत ही शौक हो जाती है, जिसके बाद डोई वहाँ से चला जाता है और कहता है कि पास्ट के बाद मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। उसी दोपहर होसा नासु और हियागी के पास आती है और उनसे पूछती है कि डोई को क्या पसंद है, लेकिन नासु गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी क्लासमेट भी नहीं मानती। इसके बाद होसा अकीरा के पास आती है, लेकिन अकीरा भी उसके साथ ऐसा बिहेव करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ क्लास में बैठा डोई बस यही सोच रहा होता है कि आखिर होसा इतने सालों के बाद स्कूल में वापस क्यों आई। दूसरी तरफ करेन डोई को बताती है कि होसा एक एंटरटेनर बनना चाहती है। वो बताती है कि इस दुनिया में आदमी बहुत ही कम है, इसलिए होसा के लिए एंटरटेनर बनना आसान नहीं है। लेकिन अगर डोई उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बना ले तो यूनाइटेड वुमेन ग्रुप भी उसके साथ काम करना चाहेगा। ये सुनने के बाद डोई कहता है कि अगर होसा खुद नहीं चाहती है तो मैं उसके साथ जबरदस्ती कुछ नहीं करूंगा। जिस पर करेन उससे कहती है कि तुम होसा को एक मौका देकर तो देखो। अगले दिन होसा बिना स्कर्ट के क्लास में आ जाती है। फिर पता चलता है कि करेन ने डोई का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसे ऐसा करने को कहा था, जिसे देखने के बाद डोई उसके पास जाता है और उसे किस कर देता है। उसके बाद वो होसा को क्लासेस खत्म होने के बाद रूफटॉप पर मिलने के लिए कहता है। होसा भी उसकी बात मानकर रूफटॉप पर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि डोई दूसरी लड़कियों के सामने उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता है। शर्म की वजह से होसा उससे कहती है कि हम तुम्हारे रूम में ही चलते हैं, लेकिन डोई उसे याद दिलाता है कि ये सब उसकी फ्यूचर के लिए जरूरी है। जिसके बाद होसा भी उसकी बात मान लेती है। तभी डोई को पता चलता है कि होसा पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही थी। ये जानकर वो हैरान हो जाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका ध्यान रखेगा। इसके बाद डोई करेन से कहता है कि उसे ये स्कूल काफी पसंद आने लगा है, जिस पर करेन कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर और भी खुलकर रह सकते हो। फिर डोई मजाक में करेन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना सकता हूँ। करेन हाँ कह देती है, लेकिन डोई मना कर देता है और कहता है कि मेरी जगह किसी और लड़की को स्कूल में ले आओ। करेन भी उसकी बात मान लेती है। अगले दिन डोई स्कूल की सभी लड़कियों को देखकर उसके बारे में जान रहा होता है। इधर स्कूल की नर्स भी उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर वो डोई को आराम करने के लिए बेड भी लगा देती है, जिसे देखकर डोई बस उसकी तरफ देखे ही जा रहा होता है। कुछ दिन के बाद करेन डोई को बताती है कि जिस लड़की को तुमने बुलाया था वो आ चुकी है। तभी वहाँ पर अरिका आती है, जो कि टाकामित्सु की गर्लफ्रेंड होती है। डोई को देखते ही अरिका बहुत ही हैरान हो जाती है और उस पर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन करेन को देखते ही वो छुप जाती है। करेन के जाने के बाद डोई को पास्ट की वो बात याद आती है जब टाकामित्सु ने उसकी बेइज्जती की थी, जिसके बाद वो अरिका के ऊपर पानी की एक बाल्टी डाल देता है। ये देखकर अरिका बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन डोई उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। ये देखकर अरिका उसे धमकी देती है कि वो अपनी जान दे देगी, लेकिन डोई उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद डोई अरिका को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि टाकामित्सु ने तुम्हारे साथ जो भी किया था उसकी माफी तुम्हें मांगनी होगी। मजबूरी में अरिका उसकी बात मान लेती है और ये देखकर डोई को काफी सुकून मिलता है। दूसरी तरफ करेन डायरेक्टर मैरी से कॉल पर बात कर रही होती है और उससे डोई के बारे में सब कुछ बताती है। उसके बाद करेन यूजू के बारे में पूछती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है, जिस पर मैरी बताती है कि यूजू बिल्कुल ठीक है। फिर मैरी करेन से कहती है कि जो भी लड़की प्रेग्नेंट हो उसे मेरे पास भेजते रहना, लेकिन करेन कहती है कि स्कूल के पास ही एक रिसर्च लैब होनी चाहिए। ये सुनने के बाद मैरी कहती है कि नई लैब बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूनाइटेड वुमेन हेडक्वार्टर को इसकी खबर लग सकती है। वो बताते हैं कि हेडक्वार्टर्स ने जापान में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंसान भेजा है, क्योंकि उन्हें शक है कि राइडो के अलावा भी कुछ एक्टिव आदमी मौजूद हैं। ये सुनने के बाद करेन को लगता है कि कोई उनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है और उसका शक डायरेक्टर होप पर जाता है, क्योंकि वो पहले यूनाइटेड वुमेन हेडक्वार्टर में काम करती थी। अगले दिन डोई क्लास में एक लड़की के साथ रोमांस करता है, जिसे देखकर बाकी सभी लड़कियां उससे जलन करने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि करेन ने सभी लड़कियों से कहा था कि जो भी डोई की पहली या दूसरी वाइफ बनेगी उसे हमेशा के लिए स्पेशल प्रिविलेज मिलेंगे। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां डोई का दिल जीतना चाहती थी, लेकिन अब एक अनजान लड़की को डोई के साथ देखकर उसे जलन कर रही होती है। उसी दोपहर सभी लड़कियां स्विमिंग के लिए आ जाती है, लेकिन डोई कहता है कि वो थोड़ा सा थक गया है, इसलिए स्विमिंग नहीं करेगा। जिसके बाद कुछ लड़कियां उसका मूड ठीक करने के लिए आपस में कम्पीट करने लगती है। तभी नासु डोई को साइड
में लेकर जाती है और उसकी मदद से उसे दूसरी लड़कियों से छुपा देती है। कुछ देर के बाद बाकी सभी लड़कियां डोई को ना देखकर सोचती है कि वो क्लास में चला गया। उसके जाने के बाद डोई पानी से बाहर आता है, जहाँ पर उसके साथ अकीरा और नात्सो भी होती है। वो दोनों डोई से कहती है कि जो भी हुआ उसकी सजा वो खुशी खुशी, जहाँ उसके साथ अकीरा और नात्सो भी होती है, वो दोनों डोई से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसकी सजा वो खुशी से मान लेगी। इसके बाद डोई कुछ वक्त उनके साथ बिताता है। उस दिन के बाद स्कूल की और भी लड़कियां डोई में दिलचस्पी लेने लगती है और डोई भी धीरे धीरे सभी के साथ अपना वक्त बिताने लगता है। एक दिन वो एक लड़की को अपने ड्रोम में लेकर आता है, लेकिन रूम के अंदर अरिका को बंधा हुआ देखकर वो लड़की बहुत ही हैरान हो जाती है। इसके बाद डोई उस लड़की से कहता है कि तुम्हें अरिका से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अरिका से पूछता है कि क्या ताकामित्सु वायरस की वजह से मर चुका है, लेकिन अरिका कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सुनने के बाद डोई कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जिंदा है या मर गया। डोई की ये बात सुनकर अरिका बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर वो डोई से पूछती है कि 5 साल पुरानी बात को लेकर तुम अभी तक इतना गुस्सा क्यों हो, जिस पर डोई कहता है कि उसके साथ हुई बुलिंग आज भी उसे कल जैसे ही याद है। इसके बाद वो दूसरी लड़की के साथ अपना वक्त बिताता है, जबकि अरिका ये सब देख रही होती है। उसी रात डोई की नींद खुल जाती है। तभी वो देखते है कि अरिका को नींद नहीं आ रही होती है। फिर उसे समझ में आ जाता है कि अरिका को दवा की आदत लग चुकी है, जिसके बाद डोई उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। फिर वो अरिका को मेडिसिन दे देता है और उसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ राइडो रे के साथ ट्रेन में बैठा हुआ उस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर से वायरस की शुरुआत हुई थी। इधर खोल अपनी इन्वेस्टिगेशन होप को बताती है। वो कहती है कि जापान की यूनाइटेड वुमेन ब्रांच दुनिया से दूसरे एक्टिव आदमियों को छुपा रही है। उसके बाद जापान की यूनाइटेड वुमेन ब्रांच की मीटिंग होती है, जहां पर सभी लोग मानसफील्ड नाम की एक नई ऑफिस के बारे में बात करते हैं। वो जानते हैं कि पीस कीपिंग ब्यूरो बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। सभी को पता लगता है कि शायद से मैन्सफील्ड जापान के किसी बड़े मिशन के लिए आ रही है। फिर उन्हें पता चलता है कि मैन्सफील्ड एक बहुत ही टैलेंटेड ऑफिस है, जिसे की बहुत ही बड़ी प्रमोशन मिला था। इसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें उनके साथ किसी भी तरह का टकराव नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो होप से कहते हैं कि अब प्लान को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। अगले दिन डोई हिकारू को अपने साथ बुलाता है, लेकिन हिकारू उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी वो कंफर्टेबल नहीं है। ये देखकर करेन को हिकारू पर थोड़ा सा शक होने लगता है। उसी रात मैरी करेन को कॉल करती है। वो बताती है कि वर्ल्ड हेल्थ मसाजर अगले दिन यहाँ पर आने वाला है। करेन के सब कुछ ठीक होने की बात सुनकर मैरी कॉल काट देती है। दूसरी तरफ हिकारू बाहर होती है और उसके पास मरीसा का कॉल आता है। मरीसा उसे अंडरकवर बनाकर स्कूल में आने के लिए सॉरी कहती है। फिर वो बताती है कि जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ मैसेंजर यहाँ पर पहुँचता है, वैसे ही वो अपना प्लान शुरू कर देंगे। इधर टॉय गर्ल्स ड्रोम के बाद एरिया में नात्सो से मिलता है। नात्सो उसे देखकर कहती है कि पहले के मुकाबले अब तुम में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। इसके बाद डोई गर्ल्स बाथ एरिया में जाता है, जहाँ पर हाय और टोडू उसका वेट कर रही होती है। फिर वो दोनों मिलकर डोई का ध्यान रखती है। कुछ देर के बाद हाय डोई से कहती है कि स्विमिंग पूल वाली बात का बदला अब भी बाकी है। जिसके बाद डोई उसके साथ भी कुछ वक्त बिताता है, जबकि बाकी लड़कियां अपनी बारी का वेट कर रही होती है। इसके बाद सभी हॉट बात में आराम करने लगते हैं। डोई सोचता है कि इस वक्त तो अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है। तभी यह नोगी भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन हिरागी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम दूसरे ग्रुप की हो, जिस पर यूनागी जल्दी से मना कर देती है। वो बताती है कि स्विमिंग रेस के वक्त सबने उसे गलत समझ लिया था। ये सुनने के बाद डोई भी उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है, जिसे देखकर यूनागी बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन डोई को एहसास होता है कि अब उसकी सोच पहले से काफी बदल चुकी है। दूसरी तरफ राइडो अपनी टीम के साथ कायमेन सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ से वायरस की शुरुआत होने का शक था। रास्ते में अकाने राइडो से मीरा के बारे में पूछती है, लेकिन राइडो ठीक से जवाब नहीं दे पाता। ये देखकर अकाने उसका मजाक उड़ाने लगती है। उसके बाद सभी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा वेंटिलेशन शिफ्ट मिलता है। उसके बाद सभी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा वेंटिलेशन स्टाफ मिलता है, जिसके थ्रू वो अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ होप्स जापान में पहुंचती है, जहाँ करीसा और बाकी सभी डायरेक्टर्स उसका स्वागत करते हैं, लेकिन होप बताती है कि वो मैन्सफील्ड नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट है। इधर राइडो और उसकी टीम वेंटिलेशन के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे एक रूम में गिर जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होप से होती है। राइडो उससे पूछता है कि क्या बाकी रिसर्चर को भी यहीं पर बंद करके रखा गया है, जिस पर होप कहती है कि तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। फिर वो अपने गार्ड्स को उन्हें मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और होप के साथ उसके गार्ड्स को भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद क्लोए सामने आती है। वो बताती है कि उसका पूरा नाम क्लोए मैन्सफील्ड है और वही पीस कीपिंग ब्यूरो की हेड है। फिर वो सबको अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताती है। तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। क्लोए बताती है कि इस बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगाए गए हैं, इसलिए सभी को
तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद सभी जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और क्लोई के हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से बच निकलते हैं। हेलीकॉप्टर से वो देखते हैं कि पूरा हॉस्पिटल ही ब्लास्ट हो चुका होता है। ये देखकर वो सभी को अफसोस होता है क्योंकि वो वायरस का असली राज अभी तक छुपाने वाले थे। अगले दिन डोई एक साथ 4 लड़कियों के साथ वक्त बिताने का फैसला करता है। वो कहता है कि ये जगह उसके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है और वो हर पल को एंजॉय करना चाहता है। दूसरी तरफ करेन ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसी रात करेन यान्सो से पूछती है कि क्योंकि स्कूल से भागने की कोशिश कर रही होती है। करेन उससे कहती है कि जैसे ही डोई की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन सुनाई देता है। दूसरी तरफ क्लोई राइडो को अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि डोई के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि जापान की यूनाइटेड वुमेन ब्रांच कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है। उसी वक्त पॉप सभी डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रही होती है जहाँ पर सभी डायरेक्टर होप पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होप बताती है कि उसे पहले से ही सब कुछ पता है। फिर उनसे वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंस खोलने वाले बाकी लोगों के बारे में पूछती है। ये सुनकर सभी डायरेक्टर्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी कारा पॉप को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है, लेकिन अचानक ऑफिसर्स अपनी गन्स डायरेक्टर की तरफ कर देते हैं। फिर वो बताते हैं कि वो अमेरिका हेडक्वार्टर के लिए काम करते हैं। तभी सुहो भी अपनी असली सच्चाई बता देती है, जिससे कि सभी को पता चलता है कि वही हेडक्वार्टर को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। इसके बाद पॉप सभी डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर लेती है। इधर हेलीकॉप्टर में क्लोई राइडो को बताती है कि जापान की यूनाइटेड वुमेन ब्रांच की उसकी रिसर्च को रोक रही है। इधर पॉप सभी डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर लेती है। इधर हेलीकॉप्टर में क्लोई राइडो को बताती है कि जापान की यूनाइटेड वुमेन ब्रांच की उसकी रिसर्च को रोक रही थी। फिर वो बताती है कि डोई के दुनिया के सामने आने के बाद कई जगह पर टेररिस्ट अटैक भी हुए हैं। उसके बाद वो राइडो को अरेस्ट की फोटो दिखाती है और वो बताती है कि अरीसा भी यूनाइटेड वुमेन के दौरान ग्रुप के साथ मिल चुकी है। तभी अचानक से एक और एक्सप्लोजन होता है और सभी देखते हैं कि ब्लास्ट एक और स्कूल में हुआ है। क्लोई बताती है कि रिपोर्ट के मुताबिक से उस स्कूल में राइडो जैसा एक और लड़का था जिसे टेररिस्ट किडनैप करके ले गए। उसी रात डोई सपना देख रहा होता है कि यूजू उसके साथ है, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। करेन उसे होश में देखकर बहुत ही खुश होती है। नर्स के जाने के बाद करेन उससे माफी मांगती है। फिर वो बताती है कि टेररिस्ट ने स्कूल पर हमला कर दिया था और वो तुम्हें किडनैप करना चाहते थे। तभी डोई की सभी लड़कियां वहाँ पर आ जाती है और सब डोई को ठीक देखकर चैन की सांस लेते हैं। कुछ देर के बाद डोई करेन को बाहर लेकर जाती है। वो उसे धमकी देती है कि हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पहले से बहुत ही मजबूत कर दी गई है। करेन कहती है कि अब टेररिस्ट के लिए यहाँ पर घुसना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन वो ये भी बताती है कि स्कूल में हमला इसलिए हो पाया क्योंकि उनके बीच में एक स्पाई मौजूद था। उसके बाद करेन डोई से पूछती है कि तुमने अरिका को क्यों बचाया जबकि तुम उससे इतनी नफरत करते हो, जिस पर डोई कहता है कि मैंने बिना सोचे समझे उसकी जान बचा ली। ये सुनने के बाद करेन उससे कहती है कि तुम दिल के बहुत ही अच्छे हो। फिर वो डोई को संभल कर रहने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डोई कहता है कि मैं तो इस दुनिया का आखिरी आदमी हूँ, लेकिन करेन बताती है कि तुम्हारे अलावा भी 4 आदमी जिंदा है, उनमें से 2 अब भी कोल्ड स्लीप में है और ये सभी सर्वर सीरियस वायरस का शिकार हुए थे। और ये जानते ही डोई को अपना पास्ट याद आ जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद से टाका मिस्सो भी अब भी जिंदा हो सकता है। करेन उसका उदास चेहरा देखकर कहती है कि बाकी आदमी तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। फिर वो बताते हैं कि डोई को काइमेन से टोक्यो लेकर जाना चाहती है, लेकिन अभी यूनाइटेड वुमेन का मैसेंजर अब भी यहाँ मौजूद है। बातों ही बातों में डोई करेन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा सपना क्या है, जिस पर करेन बताती है कि मैं दुनिया की सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट इंसान बनना चाहती हूँ। फिर डोई उससे पूछता है कि क्या तुम जापान यूनाइटेड वुमेन की हेड बनना चाहती हो, लेकिन करेन कहती है कि नहीं, मैं पूरी दुनिया में नंबर 1 बनना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद डोई कहता है कि तुम्हारा सपना वाकई बहुत ही बड़ा है, जिस पर करेन कहती है कि मैं तुम्हें भी दुनिया का नंबर 1 आदमी बनाना चाहती हूँ। फिर डोई उससे पूछता है कि जब ऐसा होता तो तुम खुद मेरे साथ रिलेशनशिप क्यों बनाना चाहती हो। करेन कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट बनकर ही रहना चाहती हूँ। वो कहती है कि मेरी पोजीशन कभी नहीं बदलेगी। और ये सुनने के बाद डोई उसकी बात को मान लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हिराकू छुपकर उन दोनों को देख रही होती है। उसके जाने के बाद हिराकू ओरिसा को कॉल करती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि वो डोई को पकड़ने में नाकाम रही। फिर ओरिसा बताती है कि उन्होंने कोल्ड स्लीप में मौजूद चौथे आदमी को भी अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में सुदो राइडो की टीम को बताती है कि हिनो भी अब उनके साथ हेडक्वार्टर में रहेगा। उसके बाद क्लोई सभी को बताती है कि टेररिस्ट ने उसके आने का फायदा उठाया था। उन्होंने एक ही वक्त में कई जगहों पर हमला किया और चौथे मेल सर्वाइवर को भी लेकर भाग गए। क्लोई को लगता है कि अभी जापान ब्रांच के लिए अत्याचार की वजह हुआ। राइडो को अब भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि ओरिसा टेररिस्ट के साथ मिल चुका है। वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर उसका असली सपना क्या है, जिस पर क्लोई उसकी तारीफ करती है क्योंकि उसने जापान ब्रांच के सामने कभी हार नहीं मानी। फिर वो प्रॉमिस करती है कि हेडक्वार्टर्स में ओराइडो को पूरी सिक्योरिटी देगी। उसी रात क्लोई हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट भेजती है जिसमें उनके पास बचे हुए 4 मेल सर्वाइवर की पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। दूसरी तरफ क्लोई हायर अथॉरिटीज को बताती है कि इन्होंने काफी टाइम से अपना काम बंद कर दिया है। वो सोचने लगती है कि शायद से हिनो को किसी से प्यार
प्यार हो गया है, जिस पर उसके सीनियर्स कहते हैं कि बाकी सभी मेल्स का भी अच्छे से ध्यान रखना। कॉल खत्म होते ही क्लोई मुस्कुराने लगती है और कहती है कि उनका टोपिया बनाने का सपना अब बहुत ही करीब है। इधर आइडो अब भी ओरिसा के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर वो अपना फोन चेक करता है। अपने पेंडेंट की मदद से उसे पता चलता है कि ओरिसा इस वक्त जापान के नागिटा में है, लेकिन उसे इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी आयाने उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जिसके बाद राइडो उसे बाथरूम में ले जाता है और शावर चालू कर देता है ताकि कोई उसकी बात ना सुन सके। दूसरी तरफ क्लोई होई के रूम में उसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर रीना और एन को भी उसके साथ देखती है। क्लोई बताती है कि बाकी सभी लड़कियां बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहती है कि एन यहाँ नहीं रह रही है, जिस पर वो साफ मना कर देता है और कहता है कि हर आदमी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। इधर आने राइडो को बताती है कि हो सकता है कि उसकी माँ करप्ट हो, लेकिन वायरस बनाने के पीछे उसका हाथ नहीं था। फिर वो बताती है कि 5 साल पहले उसका भाई भी इसी वायरस की वजह से मर गया था। उसे याद आता है कि उस वक्त करेन उसके भाई के फ्यूनरल में भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि वो पूरा देश बचाने की कोशिश कर रही थी। राइडो उसकी बात ध्यान से सुनता है। फिर वो कहता है कि मैं क्लोई से बात करके तुम्हारी करेन से मुलाकात करवाने की कोशिश करूंगा। जब वो दोनों बाथरूम से बाहर आते हैं तब मारिया भी वहाँ पर उनके पास आती है। वो बताते हैं कि ओडिशा का लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है। ब्रॉडकास्ट में ओडिशा बताती है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आजीनोमी है और वो टेररिस्ट नहीं है। फिर वो दुनिया के चौथे मेल सर्वाइवर को देखते हैं जिसे उन्होंने कोल्ड स्लीप से जगा दिया था। उसके बाद ओडिशा कहती है कि असली बुरे लोग यूनाइटेड वुमेन है। फिर वो एक फैक्ट्री की फोटो दिखाती है। वो बताते हैं कि वहाँ पर वायरस की बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी मिली थी, जिसका मतलब है कि यूनाइटेड वुमेन की लीडरशिप ने पूरी दुनिया में वायरस फैलाया था और उनका असली मकसद सिर्फ लड़कियों की दुनिया बनाना था। इसी वजह से वो सिर्फ फीमेल जेन से बच्चे पैदा करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये सब सुनकर मीरा को ओडिशा की पुरानी बातें याद आने लगती है। आखिर में ओडिशा डिमांड करती है कि यूनाइटेड वुमेन अपने पास मौजूद सभी मेल्स को दुनिया के सामने लेकर दे, ताकि दुनिया की पॉपुलेशन को दोबारा से बढ़ाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसका लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है। ओडिशा का लाइव ब्रॉडकास्ट देखने के बाद राइडो सीधा क्लोई के ऑफिस में पहुंच जाता है। वो क्लोई से इसका जवाब मांगता है, जिस पर क्लोई उससे पूछती है कि अगर यूनाइटेड वुमेन का मकसद सभी आदमियों को खत्म करना होता तो तुम अभी तक जिंदा कैसे होते। ये सुनने के बाद राइडो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्लोई हायर अथॉरिटीज के रिपोर्ट्स देती है। वो बताती है कि सब कुछ अब भी कंट्रोल में। इधर राइडो अपनी टीम और आने से मिलता है। आने बताती है कि उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर वो सभी को हेडक्वार्टर्स छोड़ने की सलाह देती है। उसके बाद वो सभी राइडो के रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें 2 अनजान लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से एक अपना नाम डोय बताता है। फिर हमें पता चलता है कि करेन ने यूनाइटेड वुमेन की टेक्नोलॉजी का यूज करके डोय को एक अडल्ट की तरह बना दिया था। उसने बताया था कि उसका ये नया रूप अगले 30 साल तक रहेगा। इसके बाद डोय का लुक भी पहले से काफी बदल गया था। अब उसे चश्मा पहनने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रेजेंट में डोय पहली बार राइडो से मिलता है। राइडो भी डोय को देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी मारिया उन दोनों को साथ देख लेती है। वो कहती है कि बिना परमिशन किसी नंबरेड मेल के रूप में आना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन करेन कोई बहाना बना देती है, जिसके बाद बात वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर करेन राइडो से पूछती है कि क्लोई और टेररिस्ट के बारे में उसकी क्या सोच है। राइडो कहता है कि अभी तो को समझ नहीं पा रहा है कि आखिर सही कौन है और कौन गलत है। ये जानकर सभी को समझ में आ जाता है कि सच अब भी सामने नहीं आ पाया। दूसरी तरफ मारिया को पता चलता है कि उसकी बहन रैन भी यहीं पर मौजूद है। वो तुरंत उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। ये देखकर हिरागी और बाकी सभी लड़कियां हैरान रह जाती है कि दोनों बहनें हैं। मारिया सभी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उन्होंने रैन का इतना ध्यान रखा, लेकिन रैन कहती है कि मैं ही सबका ख्याल रखती हूँ। ये सुनकर मारिया समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। फिर वो प्यार से रैन को डांट देती है। कुछ देर के बाद रैन को याद आता है कि मारिया अब राइडो की असिस्टेंट बन चुकी है, जिसके बाद वो मजाक में उसे एक सवाल पूछ लेती है। ये सुनकर मारिया शॉक हो जाती है और उसके मुंह में जो ड्रिंक होती है वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ डोय अपने रूम में करेन से राइडो के बारे में पूछता है, जिस पर करेन कहती है कि मैंने सुना है कि राइडो बहुत ही सीधा इंसान है। ये सुनने के बाद डोय कहता है कि मुझे भी वो काफी समझदार लगता है, जबकि हिनो को सिर्फ लड़कियों के बारे में सोचना पसंद है। दूसरी तरफ डोय यूजो के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन करेन उसे बताती है कि टेररिस्ट अटैक के बाद यूजो को एक साफ जगह पर भेज दिया गया है। वो ये भी कहती है कि अभी तक उसने यूजो की लोकेशन किसी को नहीं बताई। फिर करेन डोय को याद दिलाती है कि अगले दिन उसकी क्लोई के साथ मीटिंग है। इधर राइडो मीरा को अपने पास बुलाता है। जैसे ही मीरा आती है उसे बाथरूम में ले जाता है। फिर शावर चालू कर देता है ताकि उनकी बात कोई सुन न सके। उसके बाद राइडो मीरा से कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ से चलो, लेकिन मीरा कहती है कि अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राइडो उसे मना कर देता है, जिसके बाद मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। राइडो उसकी बात समझ जाता है। तभी दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन उसी वक्त पॉप ऑफिसर्स के साथ बाथरूम में आ जाती है। वो दोनों को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में पॉप बताती है कि राइडो के ग्रुप के सभी मेंबर्स को पकड़ लिया गया है, क्योंकि वो सब अपना काम छोड़कर सिर्फ राइडो के बारे में ही सोच रहे थे। फिर वो कहती है कि मैं तुम सभी को
अमेरिका लेकर जाऊंगी ताकि अजेनामी तुम तक कभी ना पहुंच सके। ये सुनकर राइडो समझ जाता है कि अगर वो अमेरिका चला गया तो अपने साथियों से कभी नहीं मिल पाएगा। तभी उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है और ऑफिसर्स पर हमला कर देती है, लेकिन पोप मीरा को होस्टेज बना लेती है। इसी बीच एक असिस्टेंट अचानक से वहाँ पर आकर पोप को रोक देती है। मौका मिलते ही राइडो और उसकी टीम वहाँ से निकल जाती है, जबकि क्लोई की ऑफिसर्स उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लोई डोई और करेन से बात कर रही होती है। करेन क्लोई से दो रिक्वेस्ट करती है। पहली है कि यूनाइटेड वुमेन के 3 सबसे बड़े जीनियस से मिलना चाहती है और दूसरी ये कि उसे नेशनल अफेयर्स डायरेक्टर का पद दिया जाए। इधर रे की मदद से राइडो और उसकी टीम एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात मिहारू और कुछ लोकल लोगों से होती है। राइडो रे का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन रे कहती है कि मैं ये सब किसी और के लिए कर रही हूँ। उसी राइडो फिर से अपनी लड़कियों के साथ वक्त बिताता है, लेकिन इस बार उसकी नई बॉडी की वजह से सब उसका साथ देने में मुश्किल महसूस करती है। कुछ देर के बाद सभी थक कर आराम करने लगती है। इसके बाद करेन डोई को बताती है कि क्लोई इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो उसे राइडो के हेडक्वार्टर से भागने की बात बताती है। ये सुनकर डोई कहता है कि राइडो उसकी सोच से भी ज्यादा हिम्मत वाला निकला और अब उसके सामने काफी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। दूसरी तरफ रे राइडो और उसकी टीम एक शिप को लेकर आती है, लेकिन वो बताती है कि मैं और मीरा तुम्हारे साथ इस शिप पर नहीं जाएंगे। राइडो रे का अब तक मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो मीरा से अकेले में बात करता है। राइडो उसका भी शुक्रिया अदा करता है और प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन उससे वापस जरूर लेने आएगा। फिर वो मीरा को गले लगाता है और अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद राइडो शिप पर चढ़ जाता है। तभी हिराको उसे बताती है कि वो सब टिवाना जा रहे हैं, क्योंकि अब जापान में रुकना बहुत ही खतरनाक हो चुका है। फिर वो बताते है कि ओरिसा भी वहीं पर आ रही है, क्योंकि वो राइडो से मिलना चाहती है। शिप के चलते ही राइडो बस मीरा के बारे में ही सोच रहा होता है। दूसरी तरफ मिहारू निक को एक टेबलेट देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हिनो का निक के पास कॉल आता है और उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वहाँ से बचकर निकल गया। फिर हिनो बताता है कि क्लोई ने उसके पास लड़कियां भेजना बंद कर दिया है और अब उसे एक रूम के अंदर ही रखा गया है। कॉल खत्म होने के बाद हिनो निक से कहता है कि सभी लड़कियों का अच्छे से ख्याल रखना। दूसरी तरफ रीना वहाँ से गुजर रही होती है। तभी डोई उसे देख कर कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। ये देख कर करेन कुछ सोचने लगती है। इधर क्लोई पोप को सजा देती है, क्योंकि उसकी वजह से राइडो की टीम भाग गई थी। पोप उसे एक और मौका देती है, जिस पर क्लोई उसे आखिरी चांस देती है। फिर क्लोई मीरा और रे को गिरफ्तार कर लेती है। रे सारी गलती अपने ऊपर लेने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोई उनकी दोस्ती को ही आजमाना चाहती थी। इसके बाद क्लोई सबके सामने ऐलान करती है कि वो दुनिया के सभी आदमियों को खत्म कर देगी। कुछ दिन के बाद करेन डोई को बहुत सी लड़कियों की लिस्ट दिखाती है, जहाँ पर डोई की नजर रियाना पर पड़ती है। करेन उससे कहती है कि जो चाहे कर सकते हो। दूसरी तरफ राइडो और उसकी टीम टिवाना पहुंच जाती है। वहाँ की खूबसूरती को देखकर सभी बहुत ही हैरान होते हैं। तभी राइडो की नजर ओरिसा पर पड़ती है और तुरंत उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। इसके बाद राइडो कहता है कि वो वायरस का इलाज लेकर जरूर आएगा और अगर कोई उनकी मदद नहीं करेगा तो खुद ये काम करेगा। ये बात को सुनकर ओरिसा को उनका बचपन याद आ जाता है, जब राइडो ने उसे बिल्कुल यही बात कही थी। जिसके बाद ओरिसा भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं पर एनिमे की ये स्टोरी फिलहाल खत्म हो जाती है। तो अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे सीजन 2 में, जो कि अभी आना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।